Good morning, students. Today we will discuss about the chapter Gauss theorem, which is very important for the class 12th in ISC and CBSE board. तो सबसे पहले गॉस थ्योरम समझने के पहले हमें सबसे पहले सॉलिड एंगल की बात करनी पड़ेगी। प्लेन एंगल आपने क्लास 10th में पढ़ा है, तो देखिए प्लेन एंगल पहले हम समझे क्या होता है। देखिए मान लीजिए कोई एक आर्क हमने लगाया किसी सेंटर से, ज्योमेट्री में आपने देखा होगा कि आर्क लगाते हैं और ये जो सेंटर है यहाँ से जो आर्क है की डिस्टेंस है वो r है और ये हमारा है मान लीजिए s। आर्क की लंबाई s अगर लेते हैं तो प्लेन एंगल का फार्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। ये फार्मूला आपने पढ़ा है, इसको आप वैसे भी लिख सकते हो, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये हमारा प्लेन एंगल है। लेकिन अब यहाँ अगर हम प्लेन एंगल की जगह सॉलिड एंगल की बात करें, जो कि अब क्लास 12th में आपको पढ़ना है, तो सॉलिड एंगल समझें आप क्या चीज़ होती है। सॉलिड एंगल में मान लीजिए कोई एक स्फेरिकल बॉडी है, जैसे सॉलिड कोई आप जो क्रिकेट में लेदर की बॉल यूज़ करते हैं उसको आप मान के चलिए सॉलिड बॉल है कोई। अब उस सॉलिड बॉल में हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया DA, छोटा सा एरिया हमने कट कर लिया और वो एरिया कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है सेंटर पर, तो जितना एंगल सब्सटेंड करता है उसी को सॉलिड एंगल बोलते हैं। अब ध्यान आपको ये देना है कि जो सॉलिड एंगल में जो एरिया हम लेते हैं वो एरिया यहाँ से सेंटर से, उस स्फीयर की सेंटर से लिए गए डिस्टेंस यानी रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। इसको देखा गया, जब वैज्ञानिकों ने देखा कि जब ये एरिया बढ़ाएंगे तो जब ये एरिया बढ़ाएंगे तो इस डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में आएगा। अगर r का स्क्वायर बढ़ेगा, मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लेते तो r कम हो जाता, यहाँ पर ले रहे हैं तो r बढ़ रहा है, तो r को के घटाने बढ़ाने से जो dA की वैल्यू है वो भी घटे बढ़ेगी। या उल्टा आप समझ लीजिए कि dA अगर हम बढ़ाएंगे तो r स्क्वायर की वैल्यू भी बढ़ानी पड़ेगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो उसका सॉलिड स्फीयर में जो पार्ट है, उस जिस पार्ट का आप सॉलिड एंगल देखना चाहते हो वो सॉलिड एंगल उसकी डिस्टेंस यानी रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। इसका मतलब अगर r स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब r के बढ़ने से dA भी बढ़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ेगा अपने आप, और dA बढ़ाएंगे तो r बढ़ेगा, यानी दोनों की वैल्यू जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होता है। इसी रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, dW यानी d ओमेगा। तो d ओमेगा क्या कहलाता है, आपका सॉलिड एंगल। तो अब आप इसको यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं सॉलिड एंगल को आराम से। इस सॉलिड एंगल क्या चीज़ है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ, सॉलिड एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज़ अ रेशियो ऑफ पार्ट ऑफ एरिया टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। ये हमारा सॉलिड एंगल कहलाएगा। इट इज अ रेशियो ऑफ पार्ट ऑफ एरिया, जो भी आप एरिया का पार्ट लेंगे, टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। एरिया जो इसका डिस्टेंस है या रेडियस जो भी आप कहना चाहें उसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। अब मान लीजिए बात करें अगर, देखिए इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, यहाँ रेडियन होती है, ये ध्यान रखें, इसकी यूनिट रेडियन होगी और इसकी होती है स्टेरेडियन। अब अगर हम कहें कि भाई स्टेरेडियन क्या चीज़ है, मतलब हम कहें भाई 1 स्टेरेडियन क्या चीज़ है, तो आप 1 स्टेरेडियन कैसे डिफाइन करोगे। मान लीजिए एग्जाम में आता है 1 स्टेरेडियन, तो 1 स्टेरेडियन देखिए कैसे डिफाइन होगा।
ये चीज अगर 1 हो जाएगी तो इसका मतलब DA किसके बराबर हो जाएगा, R स्क्वायर के बराबर। अगर हम अपनी डिफिनेशन में ये कह पाए कि DA R स्क्वायर के बराबर है तो उस एंगल की वैल्यू 1 स्टेरेडियन होगी। सीधा सीधा इसका डेफिनेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, यहीं से समझ सकते हैं कि अगर सॉलिड एंगल की वैल्यू 1 स्टेरेडियन है, और 1 स्टेरेडियन कब होगा, जब DA की वैल्यू R स्क्वायर के जस्ट बराबर होगी, यानी उसकी रेडियस का स्क्वायर और जो एरिया हम ले रहे हैं उस सॉलिड स्फीयर में उसके बराबर। इसका बेस्ट एग्जांपल समझ सकते हैं जो कोन, आइसक्रीम वाला जो कोन आता है, वो चूंकि इसमें आइसक्रीम भरी होती है, तो जब आइसक्रीम भरी होती है तो वो पूरा जो है ये पार्ट जो है हमारा DA ले लीजिए, और ये जो यहाँ से जो R की वैल्यू होती है वो R हो गया। तो वहां से हम समझ सकते हैं कि सॉलिड एंगल क्या चीज होगा। तो ये जो एंगल बनेगा ये पूरा सॉलिड एंगल कहलाता है। जो सबस्टेंड होता है एंगल, ये आप ऐसे समझिए, ये पूरा जो एंगल घूम करके आएगा वो हमारा सॉलिड एंगल कहलाता है। अब मान लीजिए पूरे स्फीयर की हम बात करें, हमने तो एक पार्ट ले लिया था, हम पार्ट न लेना चाहें, पूरा स्फीयर लेना चाहें कि पूरा स्फीयर एक सरफेस है, पूरा जो उसका सरफेस है पूरा स्फीयरिकल बॉडी का, वो सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा। तो अब ध्यान रखें यहाँ पर, अब इसी फार्मूले में आ जाएंगे, इसी फार्मूले से आपको मालूम चल जाएगा कि देखिए डी ओमेगा, हमने आपसे क्या बोला, DA अपॉन R स्क्वायर होता है, ठीक है, ये समझ आ गई बात आपको। लेकिन अगर ये पूरा स्फीयर होता, देखिए DA की जगह अगर ये पूरा स्फीयर होता तो पूरा स्फीयर का आप सरकमफ्रेंस क्या लेते हैं, तो आंसर है 4 पाई R स्क्वायर लेते हैं। भाई सॉलिड का सरफेस एरिया 4 पाई R स्क्वायर होता है। हम इस पार्ट की बात ना करें, पूरे सरफेस की बात करें। अभी तो हमने सिर्फ एक पार्ट की बात की थी, अगर हम पूरे सरफेस की बात करेंगे तो वो पूरा सरफेस सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो वो पूरा सरफेस की लंबाई क्या है, यानी एरिया क्या है, तो उसका एरिया है 4 पाई R स्क्वायर। मैथमेटिक्स में पढ़ा है आपने, और R स्क्वायर आपका नीचे है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पाई। 4 पाई का मतलब पाई है होता है आपका 180, तो जब 180 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो ये सॉलिड एंगल हमारे पूरे स्फेरिकल बॉडी का सेंटर पर बनने वाला एंगल हो। चलिए अब यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद एक चीज और आती है, यहाँ पर मान लीजिए ये तो हमने देखा भी सॉलिड एंगल कितना बन रहा है, क्या बन रहा है। अगर यहाँ सेंटर पर एक चार्ज रखते हैं, चार्ज समझ रहे हैं, कोई एक चार्ज रखते हैं, तो वो चार्ज से लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगी, जाहिर सी बात है निकलेंगी, तो कितने एरिया से पास होंगी, क्या उसका एंगल होगा, तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो देखें जरा कि अगर मान लीजिए कोई एक पार्ट है छोटा सा, ये पार्ट है, यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है Q, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे निकलेगी, हम सब जानते हैं, और हमने ले लिया थोड़ा सा टेढ़ा, क्या चीज टेढ़ा ले लिया, सरफेस। अब इसका देखिए सरफेस का जो डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है, और आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। अब यहाँ ध्यान से समझने वाली बात है, क्योंकि गॉस थ्योरम में इसका इस्तेमाल होगा, तब आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये एरिया हमने, हमारी चार्ज हमारा यहाँ रखा हुआ है, +Q चार्ज यहाँ रखा हुआ है, और ये यहाँ से लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। मैंने एक ही लाइन दिखाई यहाँ पर, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है, हालांकि बहुत सारी निकलेंगी, यहाँ से ऐसे निकलती चली जाएंगी, लेकिन हमने एक दिखाया आपको समझने के लिए। तो हमारा ये कहना है कि जब चार्ज यहाँ रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है, बट हमारा जो ये एरिया है वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में नहीं है, ऐसे नहीं है, वो ऐसे है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमारी ऐसे जा रही है, और चार्ज हमारा जो एरिया है वो ऐसे नहीं रखा, हमारा एरिया ऐसे रखा, या ऐसे रखा है, या यूं रखा है।
यानी कुछ एंगल बना रहा है, कुछ एंगल को हम नाम दे दें थीटा एंगल बना रहा है, और यहां से ये डिस्टेंस r है, यहां से ये डिस्टेंस r है। तो अब हम कितना एंगल बन रहा होगा यहाँ पर इस पूरे सरफेस की वजह से, यानी कितना हमको मिलेगा उससे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड कितनी मिलेंगी। तो इसके लिए ये जो डीए है आपका, उसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे। एक कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में जब आप करेंगे, तो इसकी डायरेक्शन जब करेंगे तो डीए कॉस थीटा बन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जहां से एंगल बनता है वो बेस होता है, और ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमको मिलेगी डीए साइन थीटा, ये हमारे लिए यूजलेस है, ये हमारे लिए यूजलेस, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड हमारी ऐसे पास होंगी, ना कि ऐसे पास होंगी। तो इसके दो कंपोनेंट हमने कर लिए, एक हमने कर लिया, देखिए एक कर लिया इस डायरेक्शन में और एक कर लिया परपेंडिकुलर। तो ये तो हमारे यूज में है नहीं, क्योंकि लाइन ऑफ फील्ड यहां से पास होनी नहीं है किसी भी कीमत पर। तो कहां से पास होंगी, जो एरिया फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा। तो कितना एरिया आएगा फील्ड की डायरेक्शन में, तो आंसर है डीए कॉस थीटा एरिया फील्ड की डायरेक्शन में आएगा, और उसका डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे। तो यहां पर हमको जितना एंगल बन रहा है वो एंगल हम निकाल सकते हैं, यानी डीए कॉस थीटा हम जो एंगल सस्टेन हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका रेशियो आर स्क्वायर, तो यहाँ पर हम वो सॉलिड एंगल उस केवल उतने सरफेस का हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे इस बात का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि गॉस थ्योरम में ये आपको यूज करना पड़ेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। एक बार देख लें इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ मेन जो है इंपॉर्टेंट है गॉस थ्योरम। ये तो आपको बताया गया कहानी, ये कहानी इसलिए बताई गई ताकि आपको आगे चल करके जो समस्याएं आए वो ना समझे, मतलब समझ दिक्कत ना हो। अब हम बात करेंगे गॉस थ्योरम। गॉस साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम से गॉस थ्योरम पड़ी है। मोस्टली जितने भी साइंटिस्ट होते हैं उन्हीं के नाम से थ्योरम डाल दी जाती है, ताकि डिफ्रेंशिएट करने में आसानी रहे भाई कौन किसकी थ्योरम है, ठीक है। और अगर उनके नाम से हम थ्योरम नहीं डालेंगे तो उन्हें बुरा भी लग सकता है कि भाई हमने तो इसको प्रूव किया, इसी थ्योरम को हमने बताया और हमारे ही नाम से नहीं रखा गया, ठीक है। तो ये भी जो है रीजन हो सकता है। चलिए गॉस थ्योरम की बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट के पहले हम बात करेंगे फ्लक्स की। तो फ्लक्स हम पहले ही आपको बता चुके हैं या नहीं बताया है, एक बार देख लीजिए। पहले आप देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। आपने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा होगा क्लास 10 में, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई चार्ज रखा है, वो चार्ज हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगा। चारों तरफ इसके जो है पूरे राउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगी। यही लाइन ऑफ फील्ड जो है, यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की जो लाइनें हैं, वो कितने एरिया से पास हो रही। मान लीजिए हमने कोई एक एरिया ये ले लिया, तो इस एरिया से मान लीजिए इसका दे दिया एरिया का नाम ए, इस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है जब ये परपेंडिकुलर रखा है। देखिए परपेंडिकुलर आप रखेंगे, जैसे ये यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, और अगर आपने परपेंडिकुलर रखा तभी तो इससे पास होगी, अगर आप ऐसे रख देंगे तो कहाँ पास हो जाएगी। तो सीधी सिंपल सी बात है कि जब कोई भाई किसी चीज, अब हम जैसे दरवाजे से निकलना हमको है, दरवाजा अगर ऐसे होगा तो हम निकल पाएंगे, और दरवाजा अगर ऐसे हो जाएगा तो हम कहाँ निकल पाएंगे। सिंपल सी बात, लॉजिक है इसमें। तो इस दरवाजे को, इस एरिया को ऐसे ही होना पड़ेगा। तो यानी कि वो एरिया जो है, वो एरिया वेक्टर जो बनाए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में होना चाहिए, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि फ्लक्स जो है, वो फ्लक्स जितनी लाइन ऑफ फील्ड यानी जितनी लाइन ऑफ फोर्स पास होती है उस एरिया से, उन्हीं की मेजरमेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है।
और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम आपको बता दें ये स्केलर वैल्यू है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वैल्यू है, एरिया वेक्टर है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मिलता है तो हमको क्या बनता है, स्केलर प्रोडक्ट मिलता है। तो फाई जो है एक स्केलर वैल्यू है, इसको केवल नंबर ऑफ लाइन से मतलब है, कहाँ से ऐसे जा रही हैं या ऐसे जा रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं। तो इसलिए ये भली बात आपको जानना जरूरी है। अब हम इसकी गॉस थ्योरम की बात करेंगे। थ्योरम ये कहती है कि कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, कहीं चार्ज रखा है, तो उस चार्ज को अगर हम इनक्लोज कर दें, भाई इनक्लोज करना ही पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा। यानी अगर इन इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ निकल रही है, पास यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, और हम इस एरिया को अगर बंद कर दें यानी क्लोज कर दें, तो तभी तो जान पाएंगे कितनी लाइन ऑफ फील्ड निकल रही है। इधर से निकली जा रही, उधर आपने क्लोज नहीं किया, तो हम कैसे पता करा पाएंगे कि वो चार्ज कितनी लाइन ऑफ फील्ड पास कर रहा है, कितनी लाइन ऑफ फील्ड जो है दे रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनक्लोज करना पड़ेगा। तभी स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि इनक्लोज होना चाहिए, जब ही आप निकाल पाओ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फ्लक्स लिया, उसका ये सिंबल है फाई ई, और वो फाई ई क्या होना चाहिए, ई इंटू ए। तो हमने ई इंटू ए भी लिख दिया यहाँ पर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये तो फ्लक्स हो गया आपका, ये तो फ्लक्स हो गया, और ये सरफेस इंटीग्रेशन का साइन होता है ई डॉट डी ए, ये ऐसे लिखा जाता है। यानी उस सरफेस पे अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर डी ए लिखा है ना, डी ए मतलब छोटा सा पार्ट, लेकिन अगर पार्ट बहुत बड़ा है तो उस छोटे से पार्ट से निकलने वाला फील्ड को हम इंटीग्रेट कर दें, सरफेस, पूरे सरफेस से निकलने वाला, तो इसको सरफेस इंटीग्रेशन कहते हैं। अगर सिंपल ये लिखा होता तो इंटीग्रेशन होता, लेकिन हमने यहाँ पे ये लगा दिया, इसका मतलब एक पर्टिकुलर सरफेस होगा, उसका इंटीग्रेशन करना है, उससे कितना फील्ड निकल रहा है वो बताना है। तो ये कहता है गॉस थ्योरम, ये कहता है कि जो भी उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होता है 1/ε0 ऑफ चार्ज का 1/ε0 टाइम्स, यानी इतना गुना जो भी वैल्यू आएगी, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है और ये हमको मालूम होना चाहिए जो भी दिया होगा सवाल में न्यूमेरिकल से। तो ये जो वैल्यू आएगी वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। यही स्टेटमेंट है और इसी स्टेटमेंट को हमको याद रखना है। तो अगर ये फार्मूला आप याद रखते हैं तो आपको स्टेटमेंट भी आसानी से याद हो जाएगी। तो आप स्टेटमेंट में आप लिख सकते हैं, ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing according to Gauss theorem, electric flux passing through the closed surface will be equal to 1/ε0 times of charge enclosed by the surface। बस इतना आपको बताना है। तो यहाँ से आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस विल बी इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज का 1/ε0 टाइम्स which is enclosed in the surface। बस इतना बता दीजिए, हो गया गॉस थ्योरम। क्योंकि एग्जामिनेशन पूछा जाता है, गिव द राइट द स्टेटमेंट एंड गिव द प्रूफ। अब हम प्रूफ की बात करते हैं कि प्रूफ कैसे करेंगे कि ये चीज आती ही आती है। तो देखें जरा, इसको मैं हटा देता हूं और हम कोई एक सरफेस ले लेते हैं, अनइवन सरफेस ले लेते हैं, तो उससे सही रहेगा, समझना आसान रहेगा। मान लीजिए यहाँ कोई एक चार्ज रखा है और यहाँ से हमने कोई एक ऐसे करके सरफेस ले लिया, ऐसे सरफेस ले लिया। अब क्या करें, हम देख रहे हैं कि हमको ये चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी कुछ होगी, ये ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। लेकिन जिस सरफेस पे हम लेना चाह रहे हैं, जिस सरफेस पर हम लेना चाह रहे हैं वो सरफेस हमारा सीधा सीधा नहीं रखा है। मान लीजिए हमारा ऐसे रखा हुआ, यूं ऐसे रखा हुआ, तब आप क्या करेंगे? तब हमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा समझना है
कि अभी हमने आपको बताया ये सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको डीए मान लें, डीए यानी पूरा सरफेस तो है, लेकिन हम एक छोटा सरफेस की बात करते हैं, तो इस छोटे से सरफेस की हम लोगों ने एरिया ले लिया डीए, और ये जो डीए है वो कितना एंगल बना रहा है, मान लीजिए वो एंगल बना रहा है डी थीटा या थीटा, कुछ भी मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है। ये एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। हमको क्या निकालना है, पूरे सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि थ्योरम कहती है कि इनक्लोज करना पड़ेगा। तो अब मान लीजिए यहां से जितना फ्लक्स पास हो सकता है उसको हम डी फाई ई नाम दे दें। डी फाई ई मतलब थोड़ा सा निकलने वाला फ्लक्स, क्योंकि इससे थोड़ा ही सा फ्लक्स निकलेगा, ज्यादा तो निकले, पूरा तो निकलेगा नहीं। तो हम क्या नाम देंगे, डी फाई ई। और डी फाई ई क्या कहलाता है, अभी हमने आपको बताया ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए। अब देखिए दोनों वेक्टर हैं हमारा, तो इनको हम क्या करेंगे, डीए को, क्योंकि ये हमने आपको बताया था एक बार कि W बराबर होता है F इंटू डी, और अगर किसी एंगल पर आप फोर्स लगा रहे हैं तो एफ डी कॉस थीटा करना पड़ेगा उसी डायरेक्शन में। तो हम डीए को क्या लेंगे, डीए कॉस थीटा। अब हम वेक्टर साइन हटा देते हैं, डीए कॉस थीटा लेना पड़ेगा आपको। क्लियर हो गई बात। अब यहां देखें ई तो बाहर आ गया, अच्छा ये डिस्टेंस आर है, ये पहले से हम बता दें, ई बाहर आ गया तो अंदर क्या रह जाएगा, डीए कॉस थीटा ये। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर कोई चार्ज रखा है आर डिस्टेंस, मतलब कहीं कोई चार्ज रखा है और वो आर डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाहर रखिए और आर स्क्वायर अंदर कर दीजिए, क्योंकि आर बदल जाएगी। आर स्क्वायर क्यों अंदर रखेंगे, क्योंकि यहां से देखिए डिस्टेंस ये है, यहां से ज्यादा होगी आर, यहां आर कम होगी, यहां आर और कम होगी, तो आर वेरिएबल है, ये बाकी चीज हमारी कांस्टेंट है, इसलिए आर को अंदर रखेंगे। तो आर को किसके साथ रखेंगे, डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब आप बताइए, हमने आपसे बताया था डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है, अभी हमने बताया था आपको पहले कि डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को डी ओमेगा लिख सकते हैं। तो इस पूरी वैल्यू को हम क्या लिख दें, डी ओमेगा। और मैंने ये भी बताया था कि पूरे सरफेस, देखिए सरफेस पूरा अगर है, वो चाहे स्फेरिकल हो या अनइवन हो, सिमेट्रिकल हो, अनसिमेट्रिकल हो, वो पूरा एंगल हमारा कितना बनाएगा, 4 पाई, जो भी हमने आपको बताया था। इस पूरे जगह की वैल्यू में क्या रख देंगे आप, इस पूरे जगह की वैल्यू में क्या रख देंगे आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन पहले से है क्यू, और इसकी जगह रख देंगे क्यू इंटू 4 पाई। अब देखिए 4 पाई कट गया, क्या बचा, अच्छा यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है, जब आप यहाँ पर लेके आओगे तो डी फाई ई तक था, लेकिन जब आप इंटीग्रेट कर दोगे, सरफेस का इंटीग्रेशन कर दोगे तो वो फाई हो जाएगा, क्योंकि टोटल फ्लक्स आपने निकाल दिया। यहाँ तक तो सेम डी फाई ई आएगा, लेकिन जब आप इंटीग्रेशन साइन हटा देते हैं तो वो टोटल फ्लक्स आपने, इसका मतलब निकाल लिया है या निकाल रहे हैं, तो वहां पर ये चीज डी हटा देंगे। तो हमारा आंसर कितना आया, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना। बेसिकली हम प्रूफ हम पहले करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं वो प्रूफ पहले करते हैं, और जो रिजल्ट आता है वो स्टेटमेंट में लिख दिया जाता है। अब कोई कहने आपको पहले से कैसे पता, या किसी वैज्ञानिक को पहले से कैसे पता, तो पहले से कुछ नहीं पता था, वो तो पहले निकाला गया है, और जब निकाल के जब रिजल्ट आया है तो उस रिजल्ट को स्टेटमेंट में उन्होंने डाल दिया कि ये स्टेटमेंट है और देखिए कैसे प्रूफ होगा। ये होता है कोई सपना नहीं आता है, गॉस महोदय को कोई सपना नहीं आया था कि ऐसा होगा, सोचा कि करके देखें क्या आएगा रिजल्ट, तो जो रिजल्ट आ गया उसी को उन्होंने कह दिया कि भाई ये इसका स्टेटमेंट है और ये इसकी थ्योरम है। तो आज के लिए इतना काफी रहेगा।
और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसी गॉस चैप्टर में, कुछ न कुछ जरूर आता है, तो इसको ध्यान से देख लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा। ठीक है।